विद्यालय आईएएस। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो सब करेंगे। इसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, जो है, देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन से किस अनुच्छेद के बीच है? अनुच्छेद है 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35। इसमें जो अनुच्छेद आर्टिकल 19 है और उसके बाद आर्टिकल 19, 21, 22, 21, 22 मतलब 19 से 22 तक। ठीक है, 19, 20, 21, 22 ये स्वतंत्रता के अधिकार को निश्चित करते हैं। ठीक है, सुनिश्चित करते हैं। आगे है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को क्यों बोल रहे हैं? मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? ठीक है, तो आर्टिकल 19 मतलब आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेट करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेट करते हैं। ठीक है, जिसमें आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 है, इसमें बहुत सारी चीजों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जैसे विदेश भ्रमण का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है, और विवाह पसंद से विवाह करने का अधिकार है। इसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है? तो विदेश यात्रा के अधिकार को अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो देखिए, इसमें जो लोकसभा, नई लोकसभा चुन के जाती है, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, सभी मेंबर्स ये सब अपने में से एक अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, स्पीकर को चुनते हैं। तो ये लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जो कॉमनली ऐसा होता है, जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसी की तरफ से होते हैं, लेकिन वोट सभी का जाता है इनको। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो देखिए, अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं होती है। ठीक है, जो स्पीकर होते हैं वो अपने पद की कोई शपथ नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति की शपथ होती है, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? सीजेआई। ठीक है, उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं, और मंत्री परिषद के सदस्यों को भी, मतलब जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो सदस्य दिलाते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर होते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पावर्स और में मैंने आपको बताया कि लोकसभा के जो जब सभी सदस्य इनको चुन के ला रहे हैं, मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। तो लोकसभा के सभी सदस्य जब बहुमत से पारित करेंगे ये संकल्प को, उनके पद से हटाने से रिलेटेड, उनके महाभियोग के लिए, तो वो अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 94 ग क्या कहता है? अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक पारित नहीं किया जा सकता, प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, जब तक कि इस आशय से कम 14 दिन पूर्व सूचना, लिखित सूचना न दी गई हो। लिखित सूचना 14 दिन पूर्व क्यों सूचना दे रहे हैं? ताकि अध्यक्ष महोदय अपना पद रखने के लिए, अपना जो पक्ष है उसको रखने के लिए तैयार रहे। ठीक है, अगला, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष मत निर्णायक होगा? लोकसभा का अध्यक्ष मत निर्णायक होगा। तो देखिए, जो आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल 100 है हमारा, आर्टिकल 100 है, ये क्या करता है? ये कोरम कोरम को बताता है। ठीक है, इसी में ही इस बात को कहा गया है कि अगर लोकसभा में मत बराबर होते हैं तो जो निर्णायक मत होगा वो अध्यक्ष अपना दे सकते हैं। ठीक है,
अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे वो, जीवी मावलंकर थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी जब वह बिना सूचना दिए सदन में अनुपस्थित रहे। कितने दिन अनुपस्थित रहे, 2 महीने। 60 दिन तक अगर वो सदन में बिना सूचना दिए अनुपस्थित हैं तो फिर वो क्या होंगे, अपने पद से मतलब उनका पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल क्या कहता है, 101 कहता है। ठीक है, रिक्तियों को बताता है आर्टिकल 110। अगला क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार इस अवधि के लिए अनुपस्थित रहे। अभी हमने बताया 2 माह के लिए अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं बिना सूचना दिए तो वो क्या हो जाएंगे, उनका जो पद होगा वो समाप्त माना जाएगा। संसद में शून्यकाल का समय क्या है, तो देखिए संसद में शून्यकाल का समय क्या है, जो 11 बजे से 12 बजे तक का समय है। नॉर्मली ये माना जाता है कि संसद 10 बजे लगती है, 10 से 11 तक प्रश्नकाल चलता है, 11 से 12 तक प्रश्नों की संख्या शून्य हो जाती है, इसीलिए शून्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, जीरो कहा गया है, जीरो आवर कहा जाता है राज्यसभा में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, देखिए शून्यकाल तो संसदीय व्यवस्था को भारत की ही देन है, भारत की देन है। ठीक है, इसका टाइम अक्सर चेंज होते रहता है, तो 11 बजे से 12 बजे तक बाद में राज्यसभा में कर दिया गया था और इससे पहले 12 से 1 तक रखा गया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10 बजे लगता था लेकिन आते सब 11 बजे थे, तो 11 से 12 तक क्वेश्चन आवर चलता था, फिर 12 बजे तक प्रश्नों की संख्या शून्य मानी जाती थी, इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता था, जीरो आवर। ये भारत की ही देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि, 1 घंटा तक। ठीक है, 1 घंटा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है, शून्यकाल का क्या अर्थ होता है, इसमें होता है प्रश्न उत्तर सत्र जिसमें प्रश्नों की संख्या शून्य हो गई हो, प्रश्न उत्तर सत्र को ही शून्यकाल कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो देखिए जो आर्टिकल 253 है ये अंतरराष्ट्रीय समझौते का लागू होना बताते हैं। मतलब अगर कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता हो रहा है जिसके तहत कोई कानून लागू हो रहा है तो उसे भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत में लागू करवाने के लिए राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 253। ठीक है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग को पूछ रहे तो निर्वाचन आयोग किसमें है, अनुच्छेद 324 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है, अगेन 324। ठीक है, 148 देखा, 148 तो 148 CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, तो पदावधि क्या होती है इनकी, इनकी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष क्यों बोल रहे हैं, कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होगा। ठीक है, 6 वर्ष का होगा, लेकिन अगर वो जब कार्यभार पर आए तो अगर वो 61 साल के थे तो अगले 4 सालों में वो 65 साल के हो जाएंगे, तो 65 साल में रिटायरमेंट की एज रहती है, इसीलिए 65 वर्ष। और अगर वो इधर 6 वर्ष कंप्लीट कर सकते हैं तो वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर बने रहेंगे। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको राष्ट्रपति जी पढ़ाते टाइम ये भी बताया था कि जितने भी संवैधानिक आयोग हैं और वैधानिक आयोग हैं उन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। आप एक बार राष्ट्रपति जी वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने सब डिटेल से बता दिया है। ठीक है, कि कौन कौन से आयोग हैं जो संवैधानिक हैं, कौन कौन से आयोग हैं जो वैधानिक हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होते, तो देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होते हैं इनमें इनकी नियुक्ति एक नियुक्ति समिति के द्वारा होती है। ठीक है, नियुक्ति समिति के द्वारा होती है जिसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये सब होते हैं। राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति जी होते हैं तो ये नहीं होते। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन होते हैं।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसे नियुक्ति समिति कहा जाता है। इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। सभापति को क्यों नहीं ले रहा है राज्यसभा में? क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। और इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, ठीक है। ये क्या है? एक वैधानिक आयोग है, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय समझौतों के मतलब मान्यता अनुसार बनाई गई है, ठीक है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्यों वित्त आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है? तो देखिए, जो केंद्रीय जैसे जो केंद्रीय अनुदान होता है, ठीक है, उसमें किस राज्य का कितना अंश है, किस राज्य को कितना देना है, संघ को कितना अपने पास रखना है, इसी बात के लिए, बस इसी बात के लिए एक आयोग का गठन होता है हर 5 वर्ष में। वित्त आयोग उसी को कहते हैं, ठीक है। केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों के अंश को निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 280, 280 प्रत्येक 5 वर्ष में 5 वर्ष के अंतराल में एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। पहले वित्त आयोग का गठन के नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को गठित किया गया था। अगला, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? मैंने अभी बताया है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्ष पे? 5 वर्ष पे, ठीक है। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो देखिए, जो जिला शब्द होता है, जिला, ये पूछा जाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली पूछ लेता है। पूरे संविधान में जिला शब्द एक ही जगह यूज हुआ है, एक ही जगह, मात्र एक ही जगह, वो है अनुच्छेद 233। एकदम अच्छे से कंठस्थ याद रखना है, जिला न्यायाधीश के नाम से यूज हुआ है, नहीं तो पूरे संविधान में कहीं पे भी जिला वर्ड नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 233 में बस एक जगह है जिला न्यायाधीश के नाम से, ठीक है। अध्याय 6, और अगर पूछेगा ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, ऑप्शन में आता है कि 233 ना दिया हो तो 234, 35, 236 सब आसपास की जितने भी अनुच्छेद रहते हैं ना, 4 अनुच्छेद, 233, 33 क, 34, 35, 36, 233, 234, 235, 236, इन सभी में से किसी एक को देख के लगा देना है आंसर, ठीक है। इसमें भी कहीं ना कहीं वो वर्ड यूज हुआ है। निम्नलिखित में से एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो देखिए, कौन सी याचिका परीक्षण करती है? उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या होता है? जो उच्चस्थ न्यायालय होते हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों का परीक्षण करते हैं और उसे अपने पास मंगवाते भी हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक पर क्षेत्राधिकार है? तो देखिए, जो अगर हम भारत के नक्शे पर जोर करें, मतलब देखें, थोड़ा गलत बन गया, ये भारत का नक्शा है, यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ ये लक्षद्वीप है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार है तो यहाँ पे ये कोलकाता हाई कोर्ट के पास जाता है, ठीक है। दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। और जो लक्षद्वीप है ये केरल हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है, केरल हाई कोर्ट पे, केरल हाई कोर्ट, ठीक है, यहाँ पे केरल हाई कोर्ट, ठीक है। और जो पंजाब हरियाणा है ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट पे है, ठीक है। चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखना है। जो पौंडीचेरी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, पहले तेलंगाना, पौंडीचेरी आंध्र प्रदेश के एक ही हाई कोर्ट थे, अब आंध्र प्रदेश ने अपना हाई कोर्ट अलग कर लिया है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता क्षेत्र एक से अधिक राज्यों के लिए है, ठीक है। उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, यहाँ पे अगर हम मैप में देख सकें
तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ये महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नागर हवेली और दमन दीव का करता है। कलकत्ता हाई कोर्ट है पश्चिम बंगाल का और अंडमान निकोबार का करता है। असम में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये किसका करते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड का करती है। और केरल हाई कोर्ट जो है, केरल हाई कोर्ट किसका करते हैं? केरल का और लक्षद्वीप का करती है। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु और पौंडीचेरी का करती है। ठीक है, पौंडीचेरी का मैंने अभी आपको आंध्र प्रदेश बता दिया था, लेकिन जो मद्रास हाई कोर्ट है वो तमिलनाडु और पौंडीचेरी का करती है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो तेलंगाना हाई कोर्ट था हैदराबाद का, उसके पास आंध्र प्रदेश का कार्यभार पहले से था, इसीलिए पौंडीचेरी को उसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, पौंडीचेरी तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते हैं। और जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी कार्यभार है सबको नियंत्रित करता है। ठीक है, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो कौन सा है? बंबई उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान अधिनियम, सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 उसके लिए वो बंद करता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश, इन तीनों मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, जबकि इसमें 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू इसके लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन वहां पे अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? विधायिका का दूसरा सदन मतलब विधान परिषद नहीं है। तो देखिए, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, इन चारों में है। तमिलनाडु में नहीं है, एमपी में नहीं है, बहुत सारे राज्यों में नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं कहाँ कहाँ है विधान परिषद। 6 राज्यों में है मात्र, आसानी से याद हो जाएंगे। एक तो आप मैप में देखिए, मैप में यहाँ पे यूपी और बिहार। ठीक है, यूपी बिहार, फिर यहाँ पे है कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है, और उत्तर प्रदेश लेना है। ठीक है, कितने हमने देख लिए? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कहा? कर्नाटक। ठीक है, सारे सटे हुए हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक इधर है, यूपी बिहार ऊपर में है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना। अगला है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। तो यहां से किसमें नहीं है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो देखिए, यूपी में है, बिहार में है, तो एमपी में नहीं है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो संविधान परिषद पूछ रहे हैं। ठीक है, विधान परिषद 169। फिर 170 किसके बारे में बताता है? 170 बताता है विधानसभा के बारे में। कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थान के बाद पुरस्थापित किया जाता है? तो देखिए, कटौती प्रस्ताव को किसके बाद पुरस्थापित किया जाता है? जो बजट प्रस्तुतिकरण होता है इसके बाद संसद में कटौती प्रस्ताव, 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ठीक है, एक पॉलिसी कट मोशन होता है, इकोनॉमिक कट मोशन होता है और टोकन कट मोशन होता है। 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव होती है, याद रखना है। पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन, तीनों में से कोई भी पारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव मतलब नाम मात्र के लिए पारित किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन पारित नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, और ये पारित कब होता है? तो नॉर्मल बजट या रेलवे बजट के बाद, तुरंत बाद। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों पर रोक सकती है? 14 दिनों पर रोक सकती है। धन विधेयक और राज्यसभा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, धन विधेयक पूरा पूरा का पूरा लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक कि लोकसभा के अध्यक्ष ही ये डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नॉर्मल विधेयक है। ठीक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक, मतलब धन विधेयक को धन विधेयक की अथॉरिटी कौन देता है? लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखाबाद में जो मार्गदर्शन दिया गया वह किसके लिए है? तो देखिए, जो कार्यस्थल पर महिलाएं काम करती हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न या किसी प्रकार का शोषण ना हो, इसीलिए सबसे अच्छा गाइडलाइन दिया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा, विशाखा गाइडलाइंस। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस के द्वारा क्या क्या बोला गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न नहीं हो, और इसके लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस बताए गए थे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद का उत्साधन और सृजन है? तो किसमें है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है 160। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने सप्ताह तक रोक सकती है? तो 14 दिन या 2 सप्ताह। ठीक है, 14 दिनों या 2 सप्ताह। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुरुष स्थापित नहीं किया जाता है? तो देखिए, किसे पहले पुरुष स्थापित नहीं किया जाता है राज्यसभा में? वार्षिक वित्तीय विवरण को। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? ये बजट होता है। ठीक है, बजट है, बजट। ठीक है, बजट है। इसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्यों? क्योंकि बजट नॉर्मल जनता के लिए होता है, आम जनता के लिए होता है, और आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। तो देखिए, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो मुख्यमंत्री को विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। हालांकि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा या विधान परिषद में ही चुन के आते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो देखिए, उद्योगपति, ऐसा कोई श्रेणी नहीं है अब तक। उद्योगपति, कला शिक्षक, स्नातक, स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं। उद्योगपति जैसा अभी तक कोई श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? तो देखिए, ये होता है अधीनस्थ विधान पर समिति। ठीक है, याद रखना है, अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए, ये अब नहीं होता है, ये शक्ति थी राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, ये अब मनोनयन खत्म हो चुका है, इसलिए ये शक्ति अब राष्ट्रपति जी के मतलब पास पहले थी, अब नहीं है। लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो देखिए, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कन्विंस कर ले इस बात पे, सिफारिश करने पर, मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा को। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, याद रखना है हमेशा। राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, याद रखना है, मनोनयन सिर्फ लोकसभा में ही समाप्त हुआ है। अगला है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? कौन सी समिति परीक्षण करती है? लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति जो होती है ये CAG की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो गठन हुआ था 1952 में। और राज्यसभा नाम कब रखा गया था पूछेगा तो 1954 में। ठीक है, 1954 में, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरा से 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, इसे मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाते वक्त, लोकसभा पढ़ाते वक्त बताया है। मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो 1 या 2 से पकड़ में आ जाते हैं। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो उपाध्यक्ष अगर लोकसभा अध्यक्षता कर रहे हैं, लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उनके पास वही अधिकार होंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होंगे। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर होता है कि मत बराबरी के अवस्था में वो निर्णायक मत देते हैं। ठीक है, तो मत बराबरी की अवस्था में निर्णायक मत देते हैं। संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। देखिए, संघीय क्षेत्रों में संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो आर्टिकल
85, 86 लोकसभा के सत्रों से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के सत्र का अवसान कर सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं और विघटन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये क्लास जरूरी लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो और अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है किसी भी चैनल के सर्वाइव करने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।